जय हिंद दोस्तों। आइए आज हम लोग फिर से साइंस क्वेश्चंस का यहाँ पर रिकॉल करेंगे। इतना ज़्यादा रिकॉल करेंगे कि इन सब टॉपिक से आपके एग्जाम से क्वेश्चन बनते ही रहते हैं, तो यहाँ से आप इन टॉपिक से आपको क्वेश्चंस नहीं छूटेंगे। तो अगर मेरा आप चैनल्स पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अधिक से अधिक दोस्तों के साथ अपना शेयर कीजिए। तो बिना समय को गाए हुए क्वेश्चन के ऊपर आते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन ये कहता है कि वायुमंडलीय में बादलों की तैरने का कारण क्या है। तो तैरने का कारण याद रखें घनत्व, यानी कि कम घनत्व के कारण क्या होता है कि बादलें वगैरह ये सब तैरते रहते हैं। बात यहाँ पे मतलब याद रखिएगा, समान बादल वाले आच्छादन मतलब समान जो स्थानों पर जहाँ पे बादल छाए रहते हैं उसको क्या कहते हैं, आइसोनेफ के नाम से जाना जाता है। उसी तरह से जबकि नेफोमीटर से बादलों का दिशा वगैरह आपको ज्ञात किया जाता है। जैसे आकाशीय बादल से आपको बहुत ज़्यादा आपको वर्षा वगैरह होती है। और यहाँ पे अब मात्रक में देख लेते हैं किसका, तो वेग का मात्रक आपका मीटर पर सेकेंड होता है। उसी तरह दाब का मात्रक आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर होता है। और सीजीएस मात्रा में आपका पास्कल होता है। और एक बार बराबर होता है 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। तो याद रखना कि एक बार बराबर आपको 10⁻5 पास्कल के बराबर होता है। उसी तरह ताप का ऐसा ही मात्रक आपका केल्विन होता है। और इसी तरह से अलावा कि यहाँ ताप के अलावा केल्विन में आप माप सकते हैं, सेल्सियस में मापते हैं, र्यूमर में हम लोग मापते हैं। तो इस तरह से इसमें भी आपको याद रखना है। साथ ही साथ ऊष्मा का, यही अगर ताप ना कह के ऊष्मा कह देता तो याद रखिएगा हम लोग ऊष्मा को किस में मापते हैं, तो कैलोरी में मापते हैं। जिस तरह से मनुष्य के शरीर को हम लोग ऊष्मा को हम लोग कैलोरी में मापते हैं। यानी कि आपको कहा गया है कि एक गरीबी रेखा के निर्धारण से संबंधित आपने पढ़ा होगा जीके में कि आपको 2400 कैलोरी जो व्यक्ति ग्रहण करता है एक दिनों में, तो याद रखेगा वह व्यक्ति गरीब नहीं है। शहरी व्यक्तियों के लिए मतलब आपको 2100 कैलोरी, तो शहरी व्यक्तियों के लिए 2100 कैलोरी है, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 2400 कैलोरी थी। देखिए ऊष्मा को आपको हम लोग एथी में कैलोरी में मापते। तो देखा कि आपने यहाँ पे एक क्वेश्चन पर हमने 5 से 6-7 क्वेश्चन हमने आपको रिकॉल कराया। चलिए हम लोग आगे की ओर बढ़ते हैं। गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य हो जाती है। तो याद रखना -273 केल्विन तापमान पर शून्य हो जाती है। और इसी शून्य तापमान को परम शून्य तापमान कहा जाता है। और एक्यूरेट वैल्यू कितना होता है, तो -273 बराबर 1.5 डिग्री इतना सेल्सियस होता है। और इससे अब कम मतलब ऐसे तापमान नहीं हो सकता है। उसी तरह से यहाँ क्वेश्चन आया कि गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा का याद रखेगा मतलब फॉर्मूला तो 1/2 mv² होता है। यानी कि यहाँ पे वेग का क्या होता है कि बेस्क्वायर हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि वेग को दुगना करेंगे तो गतिज ऊर्जा कितना हो जाएगी, 4 गुनी हो जाएगी। उसी तरह से वेग को 3 गुना करेंगे तो आपका गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाता है। ये आपका याद रखना होगा। उसी तरह से गतिज ऊर्जा हो गया तो एक स्थितिज ऊर्जा होता है, इसका फॉर्मूला होता है आपको mgh होता है। यहाँ पे आपका स्थितिज ऊर्जा होती है। स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा के योगफल को यांत्रिक ऊर्जा के नाम से हम लोग जानते हैं। और एक चीज याद रखेगा आपको, गतिज ऊर्जा बराबर होता है आपका संवेग का स्क्वायर, यानी पी क्या है आपका संकेत का पिंग का स्क्वायर, यानी संवेग का स्क्वायर बता 2m होता है। ये भी आपका मतलब एक संबंध होता है, रिलेशन याद रखिए गतिज ऊर्जा में और संवेग में। यानी कि संवेग को अगर दुगुना करेंगे वैसी स्थिति में काइनेटिक एनर्जी यानी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना। जैसे संवेग को 3 गुना करेंगे तो यहाँ पे ये आपका गतिज ऊर्जा 9 गुना हो जाती है। तो ये आपको याद रखना। उसी तरह से संवेग का आपका फॉर्मूला होता है, एक पी बराबर क्या होता है कि mv होता है। यानी कि वेग यहाँ उतना ही गुना हो जाता है। यानी वेग को 3 गुना करेंगे तो संवेग 3 गुना रह जाएगा, 4 गुना करेंगे तो 4 गुना ही रह जाता है। यही चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पारे के तापमान किस तापमान पर प्रयुक्त हो सकता है, तो याद रखेगा मतलब कितना तक ले होता है। यह हाईएस्ट में तो यह 360 डिग्री सेल्सियस तक माप सकता है। और आज जमता कितना तक है, तो -39 डिग्री सेल्सियस तक लिया ले सकता है। अब इससे ज़्यादा की करने के लिए उसमें याद रखेगा एल्कोहल मिलाया जाता है। और एल्कोहल आपको -115 डिग्री सेल्सियस तक तापमान को आपको माप लेता है। इसीलिए आपको जहाँ ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में आपको मतलब याद रखेगा वहाँ पर पारा जल्दी जल्दी गिर जाता है। अब यहाँ पे एक चीज़ और यहाँ से याद रखना होगा कि जो होता है कि पसीने बार जो होता है पारा का अयस्क होता है। और इसका फार्मूला क्या होता है, HGS होता है आपको। और उसी तरह से आपका पारा पीने से आपका मीना माता रोग हो जाएगा। तो ये चीज़ याद रखना होगा। जबकि पारा क्या होता है कि एक बर्तन में रखे हुए परखनली शीशी में रखते हैं तो बीकर में, तो पारा क्या हो जाता है नीचे की ओर गिर जाता है। और इसका स्पर्श कोण कितना बनाता है, तो याद रखना है कि अधिक कोण का निर्माण करता है। और याद रखना है और इससे पारा से संबंधित में, तो पारा यह क्या किस विधि द्वारा गर्म होता है, तो चालन विधि द्वारा गर्म होता है। यानी कि यह एक ठोस जैसा मतलब गुण व्यवहार करता है। और यह जबकि धातु होते हुए भी द्रव के रूप में रहता है। यानी कि यह एक मतलब क्या है उसको अपवाद के रूप में जाना जाता है। तो ये सभी आपको पारा से संबंधित याद रखना होगा। उसी तरह से हमने आपको बताया था जैसे कि पारा से पीने से मीना माता रोग हो जाता है। उसी तरह से आपको कॉपर की अधिकता से विल्सन रोग हो जाएगा। और इसके अलावा आपको नाइट्रेट की अधिकता से आपको बुल्लू बेबी सिंड्रोम होता है। और आयरन की अधिकता से लौहमयता रोग होता है। कमी से आपको एनीमिया रोग हो जाएगा। ये कुछ क्वेश्चन है यहाँ से रिलेटेड था, हमने आपको रिकॉल कराया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। प्रिज्म द्वारा किसी रंग का विचलन होता है, याद रखेगा अधिकतम किस में होता है, तो याद रखेगा विचलन सबसे अधिक किसका होता है, बैगनी रंग का होता है। इसलिए इसको विचलन को क्या कहा जाता है, अपवर्तनांक कहा जाता है। तो यहाँ से आप मतलब ये समझ सकते हैं कि आपका क्या होगा कि ये त्रिभुज हो गया। और ये क्या हो गया, त्रिभुज, चूंकि यह सघन माध्यम होता है तो विरल से जैसे ही सघन में आती है तो मतलब किरणें कहाँ से अभिलंब की ओर झुक जाती है। और इस तरह से आपका 7 रंगों में विभक्त हो, इसको वर्ण विक्षेपण कहा जाता है। और इस तरह से आप यहाँ से देखिएगा तो आपको VIBGY
YOR, यानी कि ऊपर की तरफ यानी सबसे कम विचलन आपका लाल रंग का होता है, सबसे ज़्यादा आपका बैगनी रंग का होता है। और याद रखिए जैसे विरल से सघन में जाते हैं तो उसका क्या होता है कि तरंगधार बदल जाता है, तरंगधार बदलने से उसका चाल बदल जाता है, उसका चाल क्या हो जाता है कि उसके बाद में घट जाता है, चाल घटने के साथ साथ क्या होता है कि वो ज़्यादा दूरी नहीं तय करके अभिलंब की ओर झुक जाती है। तो इसी तरह से आपको याद रखना सबसे ज़्यादा आपका बैगनी रंग झुकता है, सबसे कम यही होता है। तो याद रखना कि आपका विचलन हो गया, अपर्तनांक हो गया, ये सेम उसी से संबंधित है। उसी तरह से आपका जो हो गया सबसे कम मतलब उसका तो जो विचलन में यहाँ पे याद रखना उसका चाल बदल जाता है, तरंगधार बदल जाता है, उसका वेग बदल जाता है, लेकिन यहाँ पे एक चीज़ नहीं बदलता है, तो आपको आवृत्ति उसका नहीं बदलता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। उसी तरह से ध्वनि भी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसका नहीं बदलता है। उसी तरह से आप चीज़ देख लेते हैं तो उसको मतलब किसी भी रंग का तरंगधार के आधार पर उसका मतलब क्या होता है कि वेग का निर्धारण हो जाता है, कितना चाल से चलता है, और जबकि हम लोग तरंगधार को एंगस्ट्रम के रूप में मापते हैं। तो इस तरह से देख लीजिए कि एंगस्ट्रम को हम लोग संकेत में A0 लिखते हैं, लेकिन अगर यही हम लोग अगर सिर्फ 0 हटा देंगे तो आपको यह एम्पियर हो गया, विद्युत धारा क्या मात्रक में आपका एम्पियर यह संकेत हो गया, लेकिन ये 0 हो गया तो यह एंगस्ट्रम होता है। और एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है, जो कि परमाणु के नाभिक नहीं सॉरी परमाणु के आकार के बराबर होता है। तो इस तरह से एंगस्ट्रम में ही परमाणु का आकार को मापते हैं। उसी तरह से अगर यही 10⁻15 हो जाता है इसको फर्मी मीटर कहते हैं, और इसी तरह नाभिक को हम लोग फर्मी मीटर के रूप में मापते हैं, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को। और यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, ये आपका क्या होता है कि 1/λ, हालांकि तरंगधार को हम लोग लैम्डा से सूचित करते हैं, ये क्वेश्चन भी आपको याद रखना होगा। तो यहाँ पे आपका वर्म विक्षेपण हो गया या फिर अपवर्तनांक हो गया या विचलन बराबर 1 बटा मतलब आपको लैम्डा, या उनके तरंगधार का उल्टा ही होता है। तो जिसका तरंगधार ज़्यादा है तो उसका कम विचलन होगा, जिसका तरंगधार कम है तो उसका ज़्यादा विचलन होगा। बैगनी रंग का लगभग अनुमानित है, हालांकि दृश्य प्रकाश के लिए आपको कितना होता है 3900 एंगस्ट्रम से लेकर आपको लाल रंग का यानी कि लगभग 7800 एंगस्ट्रम के बराबर होता है। और 7 रंगों में विभक्त हो जाना इसको वर्म विक्षेपण के नाम से जाना जाता है। और बीच का रंग कौन सा होता है तो आपको हरा रंग होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना होगा। चलिए आगे की ओर हम लोग बढ़ते हैं। हालांकि हाँ, यहाँ पे एक रंग के आधार पे भी आपको हम चलिए के लिए क्लियर कराते चलते हैं। यानी कि ये त्रिभुज होता है, यानी कि इसको प्रिज्म से ये ऊपर वाला ये रेड हो गया, और ये आपका ग्रीन हो गया, और ये आपका ब्लू यानी कि आपका नीला हो गया। और ये तीनों रंगों से मिलने से, प्राथमिक रंगों से मिलने से आपको हरा मतलब व्हाइट यानी सफ़ेद रंग का निर्माण होता है। उसी तरह से आपको लाल और हरा रंग के मिलने से आपको येलो रंग का निर्माण होता है। उसी तरह से लाल और ब्लू रंग से मिलने से आपको मेजेंटा रंग का निर्माण होता है। और ये मतलब ये हरा और ब्लू रंग के मिलने से आपको सियान रंग का निर्माण हो जाता है। उसी तरह से अगर ग्रीन और ये क्या हो जाएगा, मेजेंटा मिलेगा तब पर भी व्हाइट हो जाएगा, और ये ब्लू और ये आपका येलो मिलेगा तब पर भी व्हाइट हो जाएगा, और ये लाल और ये सियान मिलेगा तब पर भी ये व्हाइट हो जाता है। तो इससे संबंधित भी आपको याद रखना होगा। प्राथमिक रंग में आपको लाल हो गया, हरा रंग हो गया, और ये आपका ब्लू यानी कि ये नीला रंग हो गया। यही आप लोगों को प्राथमिक रंग हो जाए, बाकी सभी द्वितीयक रंग होता है। तो इससे संबंधित हमने आपको देखा, कम समय में आपको इतना सारा क्वेश्चन रिकॉल कराया। आगे की ओर बसे, किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव कैसी होती है। तो गैस में याद रखिए वो कैसा होती है तो अनुदैर्ध्य तरंग होती है। ध्वनि में याद रखें अनुदैर्ध्य का पहचान क्या है कि वह सघन और विरल के रूप में चलता है। यानी कि ये आपका क्या हो गया कि सघन हो गया, और ये आपका विरल होता है। और ये कैसे चलती है तो क्षैतिज में चलती है, यही चीज़ याद रखिए। जो कि प्रकाश क्या है वह श्रृंग गर्त के रूप में चलता है, यानी कि उदग्र मतलब यह चलता है, यानी कि ऊपर या नीचे इस तरह से होते हुए चलती है। तो प्रकाश याद रखिएगा वह एक अनुप्रस्थ तरंग है या श्रृंग गर्त के रूप में चलती है, जबकि ध्वनि क्या है एक अनुदैर्ध्य तरंग है और ये सघन और विरल के रूप में जाती है। बाकी याद रखिएगा ध्वनि में ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाती है, ध्रुवन की घटना नहीं पाई जाती है, इसीलिए एक ऐसा अनुदैर्ध्य तरंग है। जबकि प्रकाश में ध्रुवन की घटना आपको देखने को मिलेगा। बाकी आपको प्रकाश में ध्वनि में भी आपको इस तरह से मिलेगा, आपको परावर्तन की घटना, अपवर्तन की घटना और मतलब ये व्यक्तिकरण की घटना, ये सभी इसमें देखने को मिलती है। बस एक ध्रुवन के आपको नहीं देखने को मिलेगा। इसी तरह से आपका ध्वनि पर याद रखेगा, ध्वनि में सबसे मतलब इसका घनत्व पर निर्भर करता है, मतलब घनत्व पर इसका चाल ज़्यादा निर्भर करता है। तो याद रखिएगा उसका घनत्व अधिक होने पर चाल अधिक होगा, घनत्व कम होने पर उसका चाल कम हो जाता है। इसीलिए आपको ठोस में सबसे ज़्यादा घनत्व रहेगा, उससे कम आपको द्रव में, उससे कम आपको गैस हो जाता है। निर्वात में याद रखिएगा आपका कैसा हो जाता है चाल तो शून्य हो जाता है। उसी तरह से आपको याद रखेगा स्टील में सबसे ज़्यादा आपका होता है उसका चाल। उसी तरह से तापमान पर भी निर्भर करता है ध्वनि का चाल, यानी कि 1 डिग्री सेल्सियस तापमान बढ़ा देंगे तो 0.6 मतलब 1 मीटर पर सेकंड क्या होता है ध्वनि का चाल बढ़ जाता है। उसी तरह से आर्द्रता पर भी निर्भर करता है ध्वनि का चाल, आर्द्रता बढ़ने पर ध्वनि का चाल बढ़ जाएगा, आर्द्रता घटने पर ध्वनि का चाल भी घट जाता है। और जिस दिशा में और हाँ, वायु का दिशा भी निर्भर करता है, जिस दिशा में मतलब यह हवा दिशा चल रही है उसी दिशा में ध्वनि चलता है, तो ऐसी स्थिति में ध्वनि का चाल भी बढ़ जाता है। लेकिन अगर इसके विपरीत में चलेगा तो ऐसी स्थिति में ध्वनि का क्या हो जाएगा घट जाता है। तो ध्वनि से रिलेटेड हमने
था जो आपको याद करा दिया। हालांकि एल्युमिनियम में अगर जानना चाहते हैं तो कितना होता है ध्वनि का चाल, तो एल्युमिनियम में आपका 6420 होता है। उसी तरह से आपका लोहा में कितना होता है तो याद रखना होगा 5130 मीटर होता है। भाप में कितना होता है तो आपको 405 डिग्री से 405 मीटर पर सेकेंड होता है। उसी तरह से आपको वायुमंडल में यानी कि कितना लगभग होती है तो 332 मीटर पर सेकेंड होता है। और कार्बन डाइऑक्साइड में सबसे कम देखने को आपको मिलेगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड में याद रखिएगा आपका कितना हो जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड में आपको 260 मीटर पर सेकेंड हो जाता है। तो ये सब ध्वनि से रिलेटेड जितना था हमने आपको याद करा दिया। हालांकि उसमें भी एक धर्म में होता है कि श्रव्य मतलब तरंगे होती है। चलिए इससे रिलेटेड और भी क्वेश्चन है, हम आपके आगे की ओर रिकॉल कराएंगे। अभी देख लेते हैं 24 नंबर क्वेश्चन कहता है, क्वेश्चन यह है कि किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर घटक बराबर है तो उस स्थान पर नतिकोण का मान कितना होता है। दे रहा यानी क्या 45 डिग्री का कोण मतलब यह चीज वो बनाता है। साथ ही साथ याद रखें कि वस्तु को अधिकतम दूरी पर फेंकने के लिए 45 डिग्री के कोण हमें बनाना ही चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है कि द्रव्य तरंगों की तरंगदैर्घ्य निर्भर नहीं करती है, तो याद रखें किस पर निर्भर नहीं करती है तो आवेग पर निर्भर नहीं करती है। यानी कि आवेग बराबर आपका EFT होता है, यानी कि क्षणिक समय में लगा हुआ बल को ही क्या कहते हैं आवेग कहा जाता है। उसी तरह से संवेग होता है एक P बराबर mv होता है, यानी कि द्रव्यमान गुने उसके वेग को ही गुणनफल को संवेग के नाम से जानते हैं। इस चीज भी आपको रखना होगा। बाकी यहाँ पे तरंगदैर्घ्य, तो तरंगदैर्घ्य को हम लोग एंगस्ट्रम के रूप में मापते हैं, इसके बारे में हमने आपको रिकॉल करा दिया। चाल का ऐसा ही मात्रा मीटर पर सेकंड होता है। और उसी तरह से आपको ये द्रव्यमान का आप देख ही रहे हैं केजी में हम लोग इसको मापते हैं। और यहाँ पे संवेग है, संवेग यानी कि यहाँ पे m और v हो गया, तो इसका ऐसा ही मात्रक में अगर बात करेंगे तो इसका हो गया केजी मीटर पर सेकंड हो गया। उसी तरह से आवेग का भी मात्रक केजी मीटर पर सेकंड ही होता है। और यहाँ पे अगर संवेग का अगर मतलब ऐसी हम लोग बात करेंगे यहाँ पर m और v, यानी कि इसका अगर बीमा की अगर बात करेंगे तो इसका हो जाएगा आपका बीमा में m और ये भी हो गया। तो इस तरह से बीमा में आपका हो गया तो MLT-1 हो गया, तो ये MLT-1 हो गया। उसी तरह से आवेग का भी आपका बीमा MLT-1 ही होता है, जो कि चाल का में मात्रक मीटर पर सेकेंड होता है। तो इस तरह से इसका अगर आप मतलब देखेंगे अगर इसका बीमा में तो यह LT-1 हो जाता है। तो चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है, तो याद रखिए सबसे कौन अस्थायी कौन सा है, न्यूट्रॉन है। जबकि न्यूट्रॉन के खोजकर्ता में आपका चैडविक आता है, प्रोटॉन के आपके में गोल्डस्टीन हो गया, इलेक्ट्रॉन का आपका जे थॉमसन है, ये याद रखें। जबकि इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाती है, निगेटिव होती है। प्रोटॉन आपका कौन सा होता है पॉजिटिव होता है, न्यूट्रॉन पे कोई आवेश नहीं होता है तो शून्य होता है। और जबकि प्रोटॉन का द्रव्यमान है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ये क्या होता है आपको कि परमाणु के नाभिक में रहते हैं। वैसे स्थिति में इसके न्यूक्लियस में पूछता है कि न्यूक्लियस में कौन उपस्थित होता है, तो न्यूक्लियस में याद रखिएगा आपका प्रोटॉन और न्यूट्रॉन ही उपस्थित होते हैं, जब उसमें न्यूट्रॉन चक्कर लगाता है। और प्रोटॉन का नाभिक का जो भार होता है वही परमाणु का ही लगभग आपका भार होता है। इसलिए परमाणु का भार में आपको लिखिएगा प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के मतलब संख्या को जोगफल को ही परमाणु का भार कहा जाता है, एटमिक मास कहा जाता है। जबकि आप प्रोटॉन की संख्या को या इलेक्ट्रॉन की संख्या को एटमिक नंबर के नाम से जाना जाता है। हालांकि उसमें से प्रोटॉन की संख्या को आधार पर उसको परमाणु संख्या एटमिक नंबर से हम लोग पहचानते हैं। ये चीज़ भी आपको क्वेश्चन यहाँ से रिकॉल हमने आपको करा दिया। चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। एंगस्ट्रम क्या मापता है, तो हमने आपको बताया था कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य को मापता है एंगस्ट्रम में। इसका संकेत आपका A0 होता है और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर के बराबर होता है। और हवाई जहाज की ऊंचाई आपको हम लोग अल्टीमीटर से मापते हैं। जबकि हवाई जहाज वगैरह उड़ने के लिए कहाँ पे तो समताप मंडल क्या होता है कि आपको अनुकूल रहता है। श्यानता की गुणता की इकाई क्या होती है, तो याद रखिए श्यानता की गुनाई का इकाई क्या होता है आपका पॉइज होता है। उसी तरह से दाब को हम लोग सीजीएस में पास्कल में मापते हैं और ऐसा ही मात्रक में न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर में। उसी तरह से शक्ति का ऐसा ही मात्रक क्या है आपको वाट है। उसी तरह से ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक जूल होता है और कार्य का ऐसा ही मात्रक भी आपको जूल ही होता है। चलिए एक फायदम बराबर कितना फीट के बराबर होता है, तो समुद्र की गहराई के लिए प्रयोग किया जाता है मापने के लिए फायदम का फायदोमीटर का प्रयोग किया जाता है। एक फायदोमीटर बराबर 10⁻6 फीट के बराबर होता है। और ये समुद्र की गहराई के लिए याद रखिएगा। और समुद्र में आपको कौन सा याद रखिएगा NaCl उपस्थित रहता है। और उसमें उसी नमक में हम लोग क्या करते हैं कि पोटेशियम आयोडाइड मिला जाते हैं, तो मतलब ये आपका आयोडीन युक्त नमक हो जाता है। समुद्र में तैरना आसान होता है क्योंकि समुद्र का घनत्व पानी की अपेक्षा क्या होता है कि उसमें घनत्व अधिक होता है और सबसे अधिक और इसमें अधिकतम होता है। ये चीज़ भी आपको याद रखना होगा। हालांकि चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं। टाइपराइटर के आविष्कारक कौन है, तो याद रखिएगा सोल्स नामक व्यक्ति है जो कि वही टाइपराइटर का है। जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो याद रखिएगा यह रेखीय संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है।
मानक दाब मतलब कितना बराबर होता है, तो याद रखना कि पारे के 70 mm के मिलीमीटर के बाब के बराबर होता है यह दाब। हालांकि दाब को वायुमंडलीय दाब को किस रूप में हम लोग मापते हैं, तो याद रखिएगा हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। अब बैरोमीटर का अचानक से पठ्यांक नीचे गिरता है तो आंधी तूफान आता है, धीरे धीरे जब नीचे की ओर गिरता है वैसी स्थिति में आपको वर्षा वगैरह बारिश होती है, और जबकि धीरे धीरे ऊपर की ओर उठता है पाठ्यांक तो आपको मौसम साफ रहता है। लेकिन एकाएक हचाक से ना ऊपर की ओर उठता है पाठ्यांक तो याद रखिएगा मौसम कैसा हो जाता है, तो शुष्क हो जाता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है, तो गैसों के दाब को मापा जाता है, याद रखिएगा मैनोमीटर से। और जबकि हमने आपको बताया मंडलीय दाब को हम लोग बैरोमीटर से मापते हैं। और ये द्रव का घनत्व नहीं, अगर दूध का घनत्व मिलेगा तो याद रखिएगा लैक्टोमीटर से मापा जाता है। और जिसका दूध में से अगर हम लोग घी वगैरह निकाल लेते हैं वसा, तो घनत्व क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। यानी कि हम लोग लैक्टोमीटर से उसका घनत्व मापते हैं, यानी कि जिसका घनत्व कम है वह शुद्ध हमारा क्या रहता है, दूध रहता है। जिसका घनत्व मतलब काफ़ी कम है, मतलब उसका मतलब घनत्व ज़्यादा है, इसका मतलब वह शुद्ध नहीं है, क्योंकि उसमें से वसा फैट वगैरह निकाल लिया गया रहता है, इसके कारण होता है। किसी वस्तु के मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहता है, तो याद रखिएगा उसका क्या होगा, घनत्व अपरिवर्तित रहता है। यानी कि एकांक आयतन में उपस्थित अणुओं की संख्या को उसको क्या कहते हैं, उसको घनत्व कहते हैं। इस तरह से यह भार उसका बदल जाएगा, उसका आयतन बदल जाएगा और इसका द्रव्यमान बदल जाता है, लेकिन उसका घनत्व क्या होता है कि उसका बदलता नहीं है। केल्विन माप में शरीर का तापमान कितना होता है, तो केल्विन में याद रखिएगा कितना होता है, 310 केल्विन होता है। और उसको आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, क्योंकि देखिए यहाँ पे एक फार्मूला होता है, यानी कि C/5 बराबर F माइनस 32 बटा आपको क्या होगा, सॉरी यहाँ केल्विन पूछ रहा है इसलिए K-273, यानी कि K-273 बटा कितना हो गया 5, यानी ये 5 कैंसिल हो गया। तो सेल्सियस में हम लोग शरीर का तापमान 37 डिग्री होता है, तो 37 डिग्री रख दिया और ये -273 इधर के भेजेंगे तो प्लस में हो जाएगा। इस तरह से 37 डिग्री प्लस 273 डिग्री 30 और केल्विन में तो 310 केल्विन हो जाता है। तो केल्विन में ज्ञात करना हो तो सेल्सियस दिया रहता है, उसमें से 273 आँख बंद करके जोड़ दीजिएगा तो आपको केल्विन में निकल जाता है। और सेल्सियस निकालना हो तो याद रखिएगा केल्विन से 273 घटा लेते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या हो जाता है हमारा, वो सेल्सियस प्राप्त हो जाता है। और यहाँ से आप मात्रक में याद रखिएगा, ये आपका भी सब मापने के लिए हमने तो C/5 बराबर F माइनस यह 32/9 बराबर K बराबर -273 बटा आपको 5 बराबर, और ये आपका रीमर बटा 4 होता है। इससे संबंधित आप कोई भी एक दूसरे में तापमान को आप चेंजिंग कर सकते हैं, थोड़ा सा मैथ का कैलकुलेशन वगैरह करके। ये आज चीज़ आपको स्वाभाविक है, इसको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पारे जम जाता है तो हमने ऊपर भी बताया कि -39 डिग्री सेल्सियस पर जम जाता है। हालांकि यह 350 डिग्री सेल्सियस तक ले अधिकतम को माप सकता है, न्यूनतम में आपको -39 तक ले यह माप सकता है। चलिए, उच्च तापमान को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, तो याद रखिएगा उच्च तापमान को मापने के लिए हम लोग पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं। जब 800 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान हो जाता है तो उससे ही मतलब एक विकिरण वगैरह उत्सर्जित करने लगती है, उसे ही हम लोग पायरोमीटर से मापते हैं। इसीलिए सूर्य के सतह का तापमान को हम लोग पायरोमीटर से ही मापते हैं। और सूर्य के सतह का तापमान आप जाइएगा तो कितना होता है, तो 6000 मतलब आपको क्या होता है डिग्री सेल्सियस होता है। जबकि केंद्र का तापमान कितना होता है, तो 15 मेगा मतलब होता है, 15 मेगा मतलब डिग्री सेल्सियस होता है। यानी कि उसको अगर आप इसको वैल्यू में भी कहीं कहीं आपको मिलेगा 1/5 गुने हो जाएगा 10 पर यह 7 डिग्री सेल्सियस इतना होता है, क्योंकि 1 मेगा बराबर कितना होता है 10⁻6 डिग्री सेल्सियस होता है। तो ये सबसे उच्च तापमान वगैरह ये सब चीज़ को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। जबकि हाइग्रोमीटर से क्या करते हैं हम लोग, यह जल का घनत्व वगैरह ज्ञात करते हैं, जिसमें जबकि आर्द्रता मापने के लिए आपको हाइड्रोमीटर का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो ये इसी मात्रक वगैरह में आपको याद रखना होगा। जबकि यह तापमान वगैरह काफ़ी ज़्यादा उच्च होता है, तो ये पैरोमीटर उसी से सतह से हम लोग ज्ञात करते हैं। तो मतलब इसमें हमने बता दिया। हालांकि यहाँ पे एक जल है, तो याद रखिएगा साधारण जल का मतलब अनुभार कितना होता है, तो इसका कितना होता है आपको, तो यह 18 होता है। जबकि एक भारी जल होता है यानी कि D2O होता है, तो उसका भारी जल का याद रखिएगा आपको कितना होता है, तो 20 होता है। क्यों होता है, हालांकि साधारण जल का पहले 18 देख लेते हैं क्यों होता है, क्योंकि यह H2O हो गया। यानी कि यहाँ पे हाइड्रोजन के एक का भार मतलब एक हाइड्रोजन का भार 1 होता है, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो 1 गुने 2 प्लस 1 ऑक्सीजन का कितना भार होता है, तो आपको 16 हो जाता है। तो इसलिए 16 2 मिलाकर कितना हो गया 18। उसी तरह से भारी जल होता है यानी कि D2O, इसका टोटल 20 हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटेरियम का मतलब भार एक का भार कितना होता है 2 होता है, क्योंकि यहाँ पे ड्यूटेरियम 2 है, इसलिए 2 गुने 2 यानी कि 2 गुने 2 यानी कि यह 4 हो गया, प्लस 1 ऑक्सीजन का 16 हो गया, तो 16 4 मिलकर कितना हो गया 20 हो गया। और इसी भारी जल का प्रयोग मतलब ऐसे नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में हम लोग पढ़ते हैं, जबकि ग्रेफाइट का भी मंदक के रूप में ही प्रयोग किया जाता है। हालांकि भारी जल की खोज मतलब जब यह यूज किया जाता है उसको स्विमिंग पूल रिएक्टर कहते हैं। जबकि परमाणु पाइल का अगर प्रयोग करेंगे ग्रेफाइट का प्रयोग करेंगे जब मंदक के रूप में, तो परमाणु पाइल उसको कहा जाता है। और ऐसी यूरे ने इसको
भारी जल की खोज किया हुआ था। हालांकि ये लगभग 7,000 साधारण जलों में से मतलब एक भाग इसका क्या होता है कि एक साधारण मतलब यह भारी जल का अणु पाया जाता है। तो इतना मतलब यह कम मतलब एथी पर उपस्थित है। तो हमने इससे आपको जो भी क्वेश्चन था हमने अपने देखा कि बहुत ज़्यादा रिकॉल कराने की कोशिश किया हूँ, और ये छूटा हुआ पार्ट ही था। इसके पहले वाला का हमने कंप्लीट करा दिया। अगर आप मेरे चैनल्स पे नए थे तो प्लीज़ मेरे चैनल्स को आपने देखा कि बहुत ज़्यादा ये आपके लिए लाभकारी है, तो मेरे चैनल्स को प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। चलिए अब नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद।